अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा जेनेटिक लिंकेज क्या है, लिंक्ड जीन्स क्या है, अनलिंक्ड जीन्स क्या है। हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का वहाँ देखा कि वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे कैसे, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फाइंडिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन सी whether two genes in fruit fly Drosophila are linked to each other and if so how tightly linked they are। अगर हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जो ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई, इसके जीन्स आपस में लिंक्ड हैं या नहीं है, और अगर लिंक्ड हैं तो वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं या फिर दूर दूर हैं, कितने क्लोज हैं। उसका अगर हम डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो हम उसकी क्या निकालेंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इन आवर एग्जाम्पल द जीन्स आर थ्री क्यूब्ड। द पर्पल जीन, अब इसमें हमारे पास दो तरह की आती है जीन, पर्पल जीन एंड वेस्टिजियल जीन। पर्पल जीन कौन से होते हैं, विद डोमिनेंट पी आर पॉजिटिव, इसको हम डोमिनेंट पी आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पी आर पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्मल, रेड आई एंड आर रिसेसिव। और जो पी आर पॉजिटिव है ये नॉर्मल और रेड आई को रिप्रेजेंट करेगी, और रिसेसिव जो होगी पी आर यानी कि पॉजिटिव के बगैर, वो पर्पल आई को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, पॉजिटिव पी आर रेड आई को जो कि नॉर्मल है, और पी आर विदाउट पॉजिटिव किसे, पर्पल आई को रिप्रेजेंट करेगी। पी आर पॉजिटिव नॉर्मल रेड आई को, पी आर पर्पल आई को। दूसरी बात आई थी वेस्टिजियल जीन। जो वेस्टिजियल जीन है वीजी पॉजिटिव, ये नॉर्मल लॉन्ग विंग्स को, इनके जो बड़े पैरों वाले होते हैं ना ड्रोसोफिला, उनको रिप्रेजेंट करेगी। रिसेसिव वीजी, वीजी विदाउट पॉजिटिव, ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, शॉर्ट वेस्टिजियल विंग, जिनके पर छोटे होते हैं। वीजी पॉजिटिव विल रिप्रेजेंट नॉर्मल लॉन्ग विंग्स, वीजी विल शॉर्ट विंग्स। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे आगे। If we want to measure recombination frequency between these genes, we first need to construct fruit flies in which we can observe। अब हमें अगर जाननी है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो हमें ऐसी फ्रूट फ्लाइज बनानी है जिसकी हमें पता हो फ्रीक्वेंसी, हमें मतलब ये बात पता हो कि इसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं। That is, we need to make a fly that is not just heterozygous for both genes, but where we know exactly which genes are together on the chromosome। हमें ये बात पता हो कि कौन सी जीन्स इसमें क्रोमोसोम पर है। To do so, we can start by crossing two homozygous flies। अब हमने क्या करना है, हमने पहले homozygous flies लेनी है, ठीक है, जिसमें सारे इसके सेम हो, पी आर पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव, पी आर पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव, और दूसरी लेनी है स्मॉल विदाउट पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने ये दो ले ली पेरेंटल में, पेरेंटल जनरेशन में। अब इनका हमने जब क्रॉस करवाया रेड आई और लॉन्ग विंग्स का और पर्पल आई शॉर्ट विंग्स का, तो अब हमारे पास जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में क्या आया हमारे पास, रेड आई प्लस लॉन्ग विंग्स। ठीक है, रेड आई लॉन्ग विंग्स हमारे पास आई, पी आर पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव, पी आर वीजी। तो हमें यहाँ पर इसकी जीनोटाइप पता है कि ये रेड आई है एंड लॉन्ग विंग्स है, पी आर पॉजिटिव वीजी पॉजिटिव पी आर वीजी। हमें इसका सब कुछ पता है कि ये हमें बता रहा है कि ये डबल हेट्रोजाइगोट है इन विच वी नो विच अलील्स आर टुगेदर ऑन क्रोमोसोम। हमें इसकी अलील्स यहाँ पर पता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिस क्रॉस गिव अस एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व रिकॉम्बिनेशन। A fly that's heterozygous for purple and vestigial genes in which we clearly know which alleles are together on a single chromosome। ठीक है, नाउ वी नीड टू सी अ रिकॉम्बिनेशन इवेंट। अब हम इसका एक रिकॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच वुड बी टू लुक इनटू द गैमेट्स मेड बाय हेटेरोजाइगस फ्लाई एंड सी व्हाट एलील दे हैड ऑन देयर क्रोमोसोम। टू डू सो, इस तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन क्रॉस अ डबल हेटेरोजाइगस फ्लाई विद अ टेस्टर फ्लाई। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये डबल हेटेरोजाइगोट फ्लाई आई थी, इसको हम क्रॉस कराएंगे एक टेस्टर फ्लाई के साथ। टेस्टर क्या होती है, अ फ्लाई दैट्स होमोजाइगस रिसेसिव फॉर ऑल जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये होमोजाइगसली रिसेसिव होगी। अब हम इसके साथ हम करेंगे क्रॉस करवाएंगे। ये अब हमारे पास जो हमारी हेटेरोजाइगोट थी वो आई जिसमें, और ये हमारे पास एक टेस्टर हमने ले ली, टेस्टर के सारी अलील्स रिसेसिव थी, पी आर वी जी पी आर वी जी, जबकि इसमें हमारे पास डोमिनेंट भी थी रिसेसिव भी थी। अब हमने इन दोनों का करवाया क्रॉस, क्रॉस के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला वो देखेंगे। अब हमने क्रॉस करवाया, अब हमारे पास जो पुनेट स्क्वायर के बाद रिजल्ट आया वो क्या था, डोमिनेंट रिसेसिव, और इसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ठीक है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आया, इसके हमारे पास 1339 पेयर्स आए। ये 1195 की क्वांटिटी में थे, ये 151 में 154 में। ये दोनों तो थे पेरेंट्स के,
डोमिनेंट एंड रिसेसिव, टेस्टेड फ्लाई रिसेसिव थी और डोमिनेंट थी, तो ये है पेरेंटल। जबकि जब हमारे पास न्यू आए रिकॉम्बिनेंट्स की क्वांटिटी थी कम 151 एंड 154। अभी जो रिकॉम्बिनेंट थे द फोर क्लासेस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वल नंबर विच टेल अस दैट पर्पल एंड वेस्टिजियल जीन्स आर लिंक्ड। इसने हमें क्या चीज़ बताई कि ये जो पर्पल और वेस्टिजियल जीन्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, ये दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। क्वालिटेटिव मेजरमेंट, अब हमने इसकी क्वालिटेटिवली हमने देख लिया कि ये दोनों लिंक्ड हैं, अब हमने इसकी क्वांटिटी जाननी है कि अगर वो लिंक्ड हैं तो कितनी क्वांटिटी में है क्या नहीं है, वो अब हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे। टू मेजर लिंकेज क्वांटिटेटिवली वी कैन कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन पर्पल एंड वेस्टिजियल जीन्स। हमने अब कैसे फाइंड करनी है उसका, अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट्स ओवर टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स आए हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास है 151 एंड 154। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और जो टोटल थे इन सब के टोटल पर हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए ये हमारे पास अब थे रिकॉम्बिनेंट्स, ये हमारे पास है टोटल, इन दोनों को डिवाइड करके हम करेंगे मल्टीप्लाई 100, 10.7% हमारा आया आंसर। So the recombination frequency between purple and vestigial gene is 10.7%। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, इजी थी ना निकालना, हमने रिकॉम्बिनेंट्स को प्लस किया और उसको टोटल पर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास आ गई 10.7। अब हमने ये देखना है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और लिंकेज मैप्स का आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कैलकुलेटिंग आर एफ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का हमें बेनिफिट क्या होगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हैव बीन यूज हिस्टोरिकली टू बिल्ड लिंकेज मैप, लिंकेज मैप्स के लिए ये यूज़ की जाती है। Recombination frequency is not a direct measure of how physically far apart genes are on chromosome. However, it provides an estimate or approximation of physical distance। ये हमें एग्जैक्ट नहीं बता देगा कि कितना है, लेकिन हमें ये एक अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस बता देगा कि इस डिस्टेंस पर, फिजिकल डिस्टेंस पर जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम पर। सो वी कैन से दैट पेयर ऑफ जीन्स विद लार्ज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर फर्दर अपार्ट, यानी कि जिनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो हमें पता चल जाएगा कि वो क्रोमोसोम पर दूर दूर है, जिनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका हमें पता चल जाएगा कि वो क्रोमोसोम पर करीब हैं, तो हमें इसका डिस्टेंस मेजर हो गया। अब हमने इसका ऑर्डर ऑफ जीन फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ जीन हम किस तरह फाइंड करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। रादर, अब हमें ऑर्डर पहले होता क्या, ऑर्डर हमें ये जानना है कि जो क्रोमोसोम पर जीन्स हैं वो किस ऑर्डर में है। रादर वो ए बी सी इस ऑर्डर में है, ए सी बी की ऑर्डर में है, या सी बी ए के ऑर्डर में, किस ऑर्डर में वो प्रेजेंट है, अब हमें ये चीज़ जाननी है। Suppose we have three genes A, B, C and we want to find their order on chromosome कि इनका order क्या है। अब हमने ये order find करना है if we look at RF among all three possible pair of genes। अब इसके जीन पेयर तो यही थे ना, 3 A, B, B, C, A, C। अब हम इनके दरमियान में देखेंगे कि इनके possible pairs क्या हैं। We can figure out which genes lie furthest apart and which lies in middle। अब हम इनसे हम जान सकते हैं कि कौन सा जीन साइड्स पर प्रेजेंट है और कौन सा मिडल में, ठीक है। अब हमने कैसे निकालना है, अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस बी की निकाली, 13.2 आ गई। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली ए और सी की, वो आ गई 18.5। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली बी और सी की, वो आ गई 6.4। अब जाहिर सी बात है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो तो आउटर साइड पर प्रेजेंट है ना। ये देखें, अब ए और बी की फ्रीक्वेंसी 13.2, बी और सी की थी 6.4, ये कम थी, ये इससे ज़्यादा थी, और ये सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा है वो ए और सी की है ना, ठीक है। इससे अब हमें अंदाज़ा हो गया कि सेंटर में बी लाई कर रहा है और ए और सी साइड्स पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर हमने डबल क्रॉस ओवर करवाना है उसमें क्या करेंगे। डबल क्रॉस ओवर्स आर इनविजिबल इफ वी आर ओनली मॉनिटरिंग टू जीन्स इन दैट दे पुट द ओरिजिनल टू जीन्स बैक ऑन सेम क्रोमोसोम बट विद स्वैप्ड आउट इन द मिडल। डबल क्रॉस ओवर्स में क्या होता है, अगर हम डबल क्रॉस ओवर करवा रहे हैं ना ए बी सी का और ए बी सी का, तो जब हम डबल क्रॉस ओवर करवाएंगे इसके रिजल्ट में हमारे ये सेंटर वाले जो बी है ना इसकी पोजीशन चेंज होना कंपलसरी है, कि अगर इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाती है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटर में लाई कर है। इन केस हमारा ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो ऑर्डर गलत है, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। The double crossover shown above wouldn't be detectable if we are just looking at gene A and C, since these genes end up back in the original configuration. In the example, the RF directly measured between A and C is a bit smaller than the sum of recombination frequency between AB and AC. When B is included double crossover between A and C can be detected। कि हमें ये B की जो पोजीशन इससे हमें पता चल जाएगा
कि हमारा ऑर्डर क्या है, ठीक है, डबल क्रॉस ऑर्डर्स में। अब ये देखें यहाँ पर, अब हम देख लिया ना ये 13.2। दूसरी बात आ जाती है, अब हमने ये सब देख लिया ना, एक चीज़ आ जाती है कि जो हमने मैप से जो हमने डिस्टेंस लिया है वो, और जो हमने RF से डिस्टेंस लिया है, आया कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। ये चीज़ जानने के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि 13.2 और 6.4 का सम किया 19.6 आया, इसका सम किया A और C का आया 18.5, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम नहीं है। तो डायरेक्टली मेजर AC RF इज स्मॉलर। जो हमने डायरेक्टली मेजर किया था वो स्मॉलर था, जो हमने इन दोनों का अलग अलग करके सम लिया वो उससे ज़्यादा था, ड्यू टू डबल क्रॉस। किस वजह से? डबल क्रॉस की वजह से। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।